कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र, जहां बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आज आए जमाने के बाद। बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका हमारे प्रोग्राम में। दीपक चौरसिया जी रोज की तरह हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। और प्रोफेसर संगीत रागी, जिनको आप सुनते हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, सर बहुत स्वागत आपका भी आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। कॉफी पीते रहिए, मैं बात में शुरू करता हूं अपनी। सर आज बात करनी है, थोड़ा सब लोग दिल्ली दिल्ली कर रहे हैं, हम करेंगे यूपी यूपी। यूपी क्यों? व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा 2 लाइन का। किसी भी राज्य में कभी इलेक्शन होता है तो आप उसकी चर्चा करना शुरू करते हैं 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। जैसे दिल्ली का शोर अभी शुरू हुआ ना कुछ दिनों पहले से। लेकिन इसमें एक अपवाद है यूपी। यूपी कभी चर्चा के बाहर नहीं होता, क्योंकि वो यूपी है। क्योंकि यूपी है इसीलिए पूरे देश की राजनीति एक किस्म से वहां से डिक्टेट होती है। और अब वहां 27 में चुनाव है, तो 27 बहुत दूर थोड़ी लग रहा है। और 27 की तैयारियां अभी से हैं। और अब वहां योगी हैं, दूसरा एक्स फैक्टर। अब योगी जी का दूसरा टर्म जैसा चल रहा है और अभी वो जिस लेवल पर चल रहे हैं, उसमें तीसरा टर्म जो है वो कितना दूर कितना पास दिख रहा है, हम आपसे ये चर्चा करेंगे। और चूंकि वहां पर अभी एक चुनाव बाकी है, उपचुनाव मिल्कीपुर का, और उसको तो आज अखिलेश यादव ने ही ये सर्टिफाई कर दिया कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनाव है, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। पूरा देश मिल्कीपुर का चुनाव देखिए, इसकी स्टडी होनी चाहिए। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऐसा चुनाव कराए कि इसकी स्टडी हो, मिसाल दी जाए मिल्कीपुर के चुनाव की। तो उन्होंने ही जो है स्टेक्स इतने बढ़ा दिए हैं, इसीलिए यूपी के सांसद मोदी जी हैं, इसलिए यूपी। और यूपी जीतना है तभी मोदी जी आज से तैयारी जो शुरू हो चुकी है 2029 की, वहां तक पहुंचेंगे, इसलिए यूपी। तो मेरा सवाल आज आपसे साहब ये है, मैं सारे बयान लेकर के आया हूं योगी जी के हाल के और अखिलेश जी के, वो मैं बताऊं आपको। पहले इस वक्त यूपी में क्या चल रहा है? बाबा की भैया बस ये क्यों इस तरह का सवाल आप करते हैं? कॉफी वाला मसला है, अरे कोई है ही नहीं है भाई। फोटो तो खिंचा लेना, शारीरिक सौष्ठव प्रतियोगिता थोड़ी नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति मतलब जनता के बीच में कौन खड़ा हुआ है। बिना किसी संदेह के दूर दूर तक योगी आदित्यनाथ के सामने कोई है ही नहीं। अब हम तो भाई थोड़ा सा इसलिए भी कहेंगे क्योंकि हमारे शहर में कुंभ हो रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए, जब आप अयोध्या की बात करते हैं, जब आप कुंभ की बात करते हैं, जब आप वाराणसी की बात करते हैं, जब आप मिर्जापुर की विंध्यवासिनी माता की बात करते हैं, तो कौन है वो लोग? वो वही लोग हैं ना जो वहां दर्शन करने जा रहे हैं, वही तो पलट के वोट देने जाता है। अब आप कह देंगे कि फैजाबाद में क्या गड़बड़ हो गई थी, तो उस वक्त की गड़बड़ी थी, लेकिन इस बार वो ठीक किया। अभी तो मैं चुनाव वाले तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ फोकस्ड हैं। उनको पता है किस बात से उनके साथ खड़ा आदमी थोड़ा जोश में आ जाता है। अभी 56 इंच तो मोदी जी ने कर दिया है, तो कैसे समर्थकों का 56 इंच रहे वो योगी आदित्यनाथ। जरा सा और क्लैरिफाई कर देता हूं। मैंने जो सवाल किया यूपी में बाबा या भैया, वो इसलिए अभी मैं किसी चुनाव की बात नहीं कर रहा, मिल्कीपुर की अलग बात करेंगे। लेकिन एक कोई बड़ा नेता होता है तो कुछ माइंड स्पेस लेता है ना, मीडिया स्पेस कुछ लेता है, मैं उस लिहाज से कह रहा हूं। अब यहां योगी मोदी जी हैं, तीसरा टर्म बढ़िया चल रहा है उनका, लेकिन राहुल गांधी की चर्चा हम करते हैं ना। राहुल गांधी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से खबर में रहते हैं, तो एक बड़ा मीडिया स्पेस वो लेते हैं। अच्छा, ये आपने अच्छा कहा, किसी न किसी वजह से, ठीक है। तो मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था। जैनेंद्र कुमार की एक बहुत पुरानी कहानी है, अखबार में नाम, आप सबों ने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है। तो एक लड़का को कभी अखबार में, बेचारा सोचा कि बड़े अखबार में नाम आने के बाद सब कुछ जान जाता है, तो उसने सोचा कि हम क्यों ना कार के नीचे आ जाए। अच्छा, तो कार के नीचे और अब बाकी आपके दर्शक बाकी आपके नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा नहीं, लेकिन कहीं कुछ चल रहा है अखिलेश जी का भी। हाँ, भी अखिलेश जी में है, यूपी में बड़ा फैक्टर है। अभी देखो, अभी मिल्कीपुर का चुनाव होगा, कहीं आपको लगता है कि लोगों के जहन में कहीं अभी अखिलेश है ने वो स्पेस ली हुई है उन्होंने, या नहीं, या सब जगह योगी है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि अखिलेश के पास कोई स्पेस ही नहीं है। अखिलेश के पास अपना एक वोट है, वो उनको 2017 में भी मिला, 2022 में भी मिला, और 2024 में उन्होंने दिखाया कि वो 37 सीटें जीत गए हैं। तो दिमाग में तो अखिलेश हैं, अखिलेश का अपना एक वोट बैंक भी है। बाकी पार्टी वहाँ पे शिथिल और कमजोर हो चुकी है, हमको ये भी समझना होगा। अखिलेश यादव इस बात को राजनीति जानते हैं, और
बाबा यानी योगी के सामने कौन, वो अखिलेश अपने आप को यूपी में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि राहुल गांधी यूपी में ना आए। कटआउट के साइज कुछ बता पाएंगे? कटआउट के साइज अखिलेश के हिसाब से कटआउट का साइज उनका योगी से बहुत बड़ा है, ये अखिलेश के हिसाब से। लेकिन कटआउट का साइज मैं इतना जरूर बता देता हूं कि अगर 1 फीट का कटआउट योगी जी का लगा है तो आपको आधे फीट का कटआउट तो आधे का है। इतना आप मानेंगे, इतना वोट है उनका। 2 इंच का 2 इंच का है कहीं नहीं, लेकिन दीपक जी जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि भाई 37 सीटों के सांसद के लिहाज से कह रहे हैं, 37 सीटों के सांसद के लिहाज से कह रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि परसेप्शन में, चूंकि आपका सवाल था कि दिमाग में, छवि में, तो मैं यही कहूंगा कि दशांश का हिस्सा है, इससे ज्यादा नहीं। 1/10 है। मैं वोट के हिसाब से कह रहा हूं। आप वोट के हिसाब से कह रहा हूं, परसेप्शन के हिसाब से या काबिलियत के हिसाब से। योगी जी के 1/10 है अखिलेश, आप कह रहे हैं वोट के लिहाज से आधे तो एक चैलेंजर तो है। अब जरा वोट वाली बात में कर लेता हूं प्रोफेसर साहब। ऐसा लग रहा है कि अब योगी, अब वो उनकी गलती है या सोच समझ के कर रहे हैं। अखिलेश जी आ गए हैं योगी जी की पिच पर। जिस यूनिवर्सिटी में अभी अखिलेश जी दाखिला लेने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वहां से योगी आदित्यनाथ डॉक्टरेट कर चुके, लेकिन वो आए हैं उस स्कूल में, ऐसा लग रहा है। अयोध्या पर बोलते हुए बोले प्रभु राम की धरती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वो हम सबके आराध्य हैं, और मुझे मौका मिले तो मैं अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बना दूंगा, आज उन्होंने ये कहा। देखिए, डुबकी लगाई गंगा में तो तस्वीर भी बताया नहीं कहां पे डुबकी लगाई, हरिद्वार में लगाई थी। बताया उन्होंने कि मैं हरिद्वार में लगा रहा हूं। भाई गंगा में मकर संक्रांति में डुबकी लगानी थी तो प्रयागराज जाते जहां पे महाकुंभ चल रहा है। देखिए, लोगों को ये भी समझ पड़ता है कि उन्होंने मकर, और वो डुबकी लगाने ही नहीं गए थे, वो परिवार का कुछ मसला था, तब वहां गए थे। वो इसलिए नहीं लगाए वहां पर कि उनको किसी ने कहा कि एक वक्फ बोर्ड की जमीन है और गंगा जो है वक्फ बोर्ड की जमीन से गुजर रही है, तो इसलिए वहां लगाने के बाद मुस्लिम मतदाता नाराज हो जाएंगे। तो यही तो वो देखिए, मैं हिंदुओं के वोट को भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन और ये आपको मैं एक खबर और बता देता हूं। सॉरी एक लाइन बोल दो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे मेरी जो जानकारी है, कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, आज चली गई है। और समाजवादी पार्टी भी एक पार्टी बन के जाने वाली है कि देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को होना अभी मैं कह रहा हूं कि इनकी पिच पर आ गए, आप कह रहे हैं अखिलेश जी भी फिर वहीं जाएंगे दोबारा। अखिलेश जी को पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर वो वोट उनसे अलग हो जाता है और यादव वोट अलग से हो जाता है तो उनका वोट बैंक बचेगा नहीं, मुझे लगता है। लेकिन वो एक कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं भी हिंदू हूं, महाकुंभ मेरा भी कुंभ है, गंगा जी मेरी भी है, और मैं भी गंगा में डुबकी लगाता हूं, मुझे क्यों आउटकास्ट कोई समझे, कोई मुझे माने। देखिए, किसी न किसी को तो उस जैसे कहते हैं ना कि आप संतुलन बिंदु है, हिंदुत्व इस देश का संतुलन बिंदु है। तो आज नहीं तो कल भारत की राजनीति में के वो केंद्र में सबके लिए आएगा। अभी वो स्थिति आई है, पहले आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले भारत की राजनीति का अध्ययन करते तो कोई ये भी बात कहने के लिए तैयार नहीं था। तो अपने गुरुत्व पर भारत की राजनीति तभी होगी जब हिंदुत्व पर भारत की राजनीति आएगी। भारतीय जनता पार्टी पिटती कब है? जब भारतीय जनता पार्टी सेकुलर खाल ओढ़ना शुरू करती है तो भारतीय जनता पार्टी पिट जाती है, क्योंकि वो उनकी पीछ है। तब आपसे आपके अपने बिछड़ जाते हैं। जब इनकी अपनी पीछ पे आए तो भारत का एक प्रधानमंत्री है जो भभूत और त्रिपुंड लगा करके खुलेआम घूम रहा है। किसी आपने प्रधानमंत्री की कभी कल्पना की होगी? कभी कल्पना की होगी कि इस देश का प्रधानमंत्री बद्रिक आश्रम से जाकर के, ज्योति मठ से जाकर के, केदार धाम और जाकर के कहाँ कहाँ जाकर के और भगवान की पूजा, ये प्रतीकात्मक तौर पर नहीं है। भारत की जो सनातन ऊर्जा है उसके दोनों धर्म ध्वजा धारक के तौर पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उसकी राजनीति में ले आए। ये पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो अटल बिहारी वाजपेयी तक ने ऐसा करने का साहस नहीं उठाया था। ये रेस अखिलेश नहीं दौड़ पाएंगे क्या? इस पिच पर तो नहीं दौड़ पाएंगे, इस ट्रैक पर नहीं दौड़ पाएंगे। और जिस ट्रैक पर वो हैं उस ट्रैक से भी भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ अब उनको पटकनी देने की तैयारी में है। क्योंकि वो जाति की जो छौंक लगाई थी उन्होंने, मुझे लगता है कि उससे उनकी राजनीति को तत्क्षण लाभ मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ सुधारा है इस बीच में और वो अब नहीं काम कर पाएगा। देखिए, जो बार बार तुलना हो रही है ना, तो इसको आप यूं समझिए कि अखिलेश जब फोटो डालते हैं तो अखिलेश जी की फोटो आती है। अब वो तो जैसे ही जंजीर दिखेगी सब समझ जाएंगे हरिद्वार जो भी आता पता लग गया था।
अकेले अंधेरे में, और दूसरी तरफ जब योगी आदित्यनाथ गंगा में आचमन करने जाते हैं, गंगा में स्नान करने जाते हैं, गंगा में अर्घ्य देने जाते हैं, तो कैसे भीड़ होती है, चारों तरफ लोग होते हैं। तो आप इससे भी राजनीति का अंतर समझिए। उन्हें हिंदू वाली पहचान, रात के अंधेरे में जंजीर पकड़ के खड़े हैं वो, इसको आप प्रतीक के तौर पर देखिए। और जब योगी आदित्यनाथ होते हैं तो चारों तरफ लोग हैं, घूम रहे हैं, कोई बच्चे मिल गए तो उनको भी कुछ कर दिया, थोड़ा किसी को पुचकार दिया। ये डिफरेंस अभी गए थे ना तो साधुओं के बीच में ही बैठ गए जाकर के, मतलब पता ही नहीं। आप अगर वैसे ना कि कोई पहचानता हो, कोई विदेशी आदमी आकर ये देखेगा तो उसको लगेगा चार साधु बैठ के आपस में ठट्टा मजाक। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उन्हीं में बैठे हुए थे वो, मैं योगी जी उन्हीं के जैसे सब लग रहे थे। सौरभ, मैं योगी जी को इससे एक कदम आगे मानता हूँ। कौन ऐसा निर्वाचित मुख्यमंत्री होगा जो विधानसभा में कह दे संभल के बारे में? कौन ऐसा निर्वाचित मुख्यमंत्री होगा जो कह दे कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ही नहीं चाहिए? कौन ऐसा निर्वाचित मुख्यमंत्री होगा जो सार्वजनिक तौर पे ये कहे कि मथुरा की गलियां भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं? ऐसा कहने की हिम्मत होना भी अपने आप में बड़ी बात है। और ये राजनीति में योगी जी हिंदुत्व की राजनीति को यहां से यहां तक ले गए। मैं वहीं आ रहा था कि एक्चुअली जो हमने कहा ना कि इस ट्रैक पर कहां योगी किस रफ्तार से दौड़ रहे हैं और अखिलेश जी आ पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब सोचिए आप, योगी आदित्यनाथ तो वहां पहुंच चुके हैं जहां मुझे लगता है उनकी पार्टी में भी कोई नहीं पहुंचा आप आज तक। ठीक कहा आपने। और अब इस लेवल पर और इस ऐसे खुलकर बात करने की तो हमने इससे पहले कभी कोई उदाहरण हमने देखा कौन कह सकता था बटेंगे तो कटेंगे? कुछ एक बटेंगे तो कटेंगे तो 4 बयान बता रहा हूं अभी आपको लेटेस्ट। अब आप सोचिए, फिर कंपेयर कीजिए अखिलेश यादव से, और फिर सोचिए कि अयोध्या के मिल्कीपुर के चुनाव का क्या नतीजा हो सकता है। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन, एक विवाद हुआ था, उस पर उन्होंने बोले जो भी कोई भी भारतीय परंपराओं का सम्मान करता है सबका स्वागत है आए, लेकिन अगर कोई ये दावा करने आएगा कि ये महाकुंभ की जमीन हमारी है तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग होगी। वर्ड्स पे ध्यान आप दीजिए। कुछ फिर उन्होंने, कई लोगों के पूर्वजों ने दबाव में आकर इस्लाम कबूल कर लिया था, आज उनको उनके गोत्र याद आ रहे हैं, अच्छी बात है। सोचे मतलब कौन, कोई चीफ मिनिस्टर कह रहा है बात। वक्फ बोर्ड पर उन्होंने कहा ये वक्फ बोर्ड नहीं है, भू माफियाओं का बोर्ड है, माफियाओं का बोर्ड है, और हम 1-1 इंच जमीन वापस लेंगे जो भी इन्होंने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए। अच्छा, कहा देश मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं चलेगा, भारत की आस्था के अनुरूप चलेगा। और संभल जिसकी आप बात कर रहे थे, खुलकर कह रहे हैं कि जो चीज हमारी है, धरोहर है, उसको वापस लेने में क्या चीज गलत है। और ये भी कहा कि विवादित जगहों को मस्जिद नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल कहा। और मुस्लिम समाज खुद सामने आए और कहे लो आपकी अमानत है, आप संभालो। और संभल तो विधानसभा में कहा उन्होंने, विधानसभा में कहा सबजुडिस मामला, हाँ सबजुडिस मामला, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई सर्वे नहीं हो जब तक हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट न सुन ले। ये खड़े होकर निर्वाचित मुख्यमंत्री का सदन के पटल पे कह देना ऑन रिकॉर्ड, ये बड़ी बात अपनी अलग लीग में चले गए क्या? देखिए वो है ना, श्लोक है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अब थोड़ा आगे चला गया है मामला, अप्रिय भी लगे तो योगी जी सत्य बोल देते हैं। कहा जाता है ना कि सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए कि अप्रिय लगे। लेकिन अब मामला थोड़ा आगे गया है, अगर सच है तो वो बोला जाएगा, चाहे अप्रिय लगे। किसी को अप्रिय लगे तो लगता रहे। योगी जी वहां खड़े हो गए। अब उसका काउंटर जिस तरीके से देने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से उनका मजाक बनाने की कोशिश होगी, या कहा जाएगा रे तो साधु बाबा है, तो वो उनके पक्ष में ही जाएगा। तो उनसे लड़ने के जो तरीके आप निकाल रहे हैं, शायद वो भी जो विपक्ष निकाल रहा है या अखिलेश जी निकाल रहे हैं, वो ठीक तरीके से। आप मठाधीश माफिया कह देते हैं। नहीं, वो एक गलती और कर दी उन्होंने। अब आप दूसरे की अपनी लकीर लंबी करने की बजाय दूसरे की लकीर छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अखिलेश जी ने एक और बात कही, जैसे सरकार का कहना है यूपी में कि महाकुंभ में 7 करोड़ लोग अब तक आ चुके हैं, प्रयागराज में 7 करोड़ लोग आ चुके हैं। पहले दिन 1,65,00,000, फिर 14 जनवरी को 3 करोड़, 15 को 1 करोड़, 16 का आज भी शायद 1 करोड़ का अनुमान उनका है। ऐसे अब उस पर कह दिया अखिलेश यादव ने कि बसें और ट्रेनें तो खाली चल रही हैं, कहां से आ गए 7 करोड़ लोग? देखिए गोरखपुर की ट्रेन खाली जा रही है, कहां से आ गए इतने सारे? देखिए 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। उनको इस दावे से ऐतराज होना कि आप क्लेम कर रहे हो कि इतने लोग कुंभ में आ गए इस बार, लोग इतनी आस्था लोगों की दिखाई दे रही है, इससे उनको ऐतराज है। देखिए जोगी जी जो कह रहे हैं या बाकी लोग भी अब कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, ये भारत का मन बन चुका है। और आप देख रहे हैं कि जोगी जी इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आज भारत का हिंदू समाज उस लेवल को उसको अप्रिशिएट कर रहा है। अब वो सेकुलर डिस्कोर्स का हिस्सा बनने के लिए हिंदू मानस तैयार नहीं है, हिपोक्रेट बातें नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहता है। वो कह रहा है भाई, नई पीढ़ी कह रही है कि अच्छा हमारा ऐसा हुआ था, क्योंकि
70 साल में हमारी नई पीढ़ी को भी जिस बर्बरता का भारत जिस बर्बरता को भारत का समाज ने झेला है उसके बारे में बताने ही नहीं दिया गया। और जब वो जानकारियां निकल करके आ रही हैं और उसमें जब योगी जी कह रहे हैं कि हमारी ये धरोहर है, इसको बर्बरों ने, मलेच्छों ने तोड़ा है, इसे हमें प्राप्त करने में कोई नहीं, तो भारत का मन, उसकी जो प्रतिध्वनि है वो समाज से निकल के आ रही। एक दूसरी बात, अखिलेश यादव ऐसा कर करके अपने कद को छोटा कर रहे हैं और अपनी राजनीति को भी छोटा कर रहे हैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनको लगता है कि ऐसा करने से हम मुसलमानों को ज्यादा गोलबंद कर पाएंगे। स्वाभाविक तौर पर है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। इन सब बातों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और वो उनके पक्ष में खड़ा भी होता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी समाज के अंदर हो रही है और वो प्रतिक्रिया जो है वो आपको हरियाणा के चुनाव में देखने को मिला। जिस प्रकार से सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी बंटोगे तो कटोगे, ये जो प्रतिध्वनि हुई है ये कोई सामान्य बात नहीं है। उसका मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, बातचीत में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो योगी आदित्यनाथ को अप्रिशिएट करते हैं, जो योगी के समर्थक नहीं है, विरोधी हैं बल्कि विचारधारा के तल पर, लेकिन उनको ये बात अच्छी लग रही है कि चलो ये आदमी जो सोचता है, जो मानता है, वही कह तो रहा है, वही खुल के कह रहा है। और यही इसका स्वागत होना चाहिए। यही योगी की बड़ी बात है। योगी ने कई लाइनें खींची। 2017 से पहले योगी सिर्फ एक सांसद थे, एकाएक उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने 24 घंटे लग के सफलतापूर्वक एक महंत से लेकर मुख्यमंत्री, और जो गवर्नेंस जानता है, ब्यूरोक्रेसी को समझता है, लोगों की एस्पिरेशंस जानता है, उसको उन्होंने मैच किया। लोगों ने इस चीज को भी बहुत अच्छे से कंपेयर किया है कि आबादी के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा मुल्क है। उसको एडमिनिस्टर करना, वहां का प्रशासन करना, वहां पर चीजों को संभाल के रखना, और सबसे बड़ी बात, उस राज्य की जो एनार्की थी, उस राज्य के अंदर जो लठ तंत्र था, धमकी तंत्र था, माफिया तंत्र था, उसको खत्म करना, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है और उसके लिए लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपने कहा ऐसे लोग मिलते हैं, मुझे ऐसे लोग भी मिले जो बोल रहे थे। मैं एक रियलिटी शो के अंदर गया था, तो वहाँ का प्रोड्यूसर मेरे पास आया और उस प्रोड्यूसर ने मुझे क्या बोला, सर ये 240 मिली, थोड़ी कम नहीं रह गई? मतलब ये आफ्टर थॉट था। और ये अयोध्या में जिस तरह से अवधेश पासी जी को दिखाया गया और उनको प्रदर्शित किया गया, वो भी एक मुद्दा लोगों के बैक ऑफ माइंड में है कि देखिए ये सनातनियों को चढ़ाया जा रहा है कि अयोध्या हम जीत गए। कि वो अपमानित कर रहा है जी, वो अपमानित कर रहा है बार बार। पहले मित्रसेन यादव भी वहां पर जीते थे, ऐसा नहीं है कि अब भारतीय जनता पार्टी का उपयोग गड़ा रहा है। 3 बार कांग्रेस जीती है, 5 बार समाजवादी पार्टी, 98, कम्युनिस्ट लोग जीता है, 96, 98, 2002, 2004, 2012, 2022 सब सपा जीती है। बीजेपी 2 ही तो जीती है, एक बार, एक 1991 में और 2017 में। हाँ, 2017 बिल्कुल। उस पे जाएं। एक बात जरूर मैं कह दूं, क्योंकि ये ठीक है कि आप ये कह सकते हैं कि इतने लोग नहाने पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम अखिलेश को अपने उस शहर में जो लोग, एक भी ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है। मैं कल जाने के लिए तैयारी कर रहा हूं, मुझे किसी भी चीज का टिकट नहीं मिल रहा है। जो अभी बमरौली का जो अभी हवाई अड्डा है, मकर संक्रांति को 38 जोड़ा फ्लाइट उतरी, 38 फ्लाइट प्रयागराज में। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, अब तक नहीं हुआ था। इसका मतलब ये कि कितने लोग और रहेंगे, और सब फुल है। फिर जितनी ट्रेनें चली हैं, यानी वहां जाने के लिए किसी ट्रेन में आपको जगह खाली नहीं मिल रही है, अतिरिक्त ट्रेनें हैं। और जो काम योगी सरकार ने किया है वो अकल्पनीय है। उसमें केंद्र सरकार का भी हाथ है, सब बहुत अच्छे से, कि आपको पता है कि क्या क्या हो सकता है, तो आप 10, 12, 15 किलोमीटर की रेंज की योजना बनाते हैं भीड़ के लिहाज से। ये अकल्पनीय है। तो मैं कहता हूं कम से कम इस पर आप कह सकते हैं चलो 7 करोड़ नहीं, 5 करोड़ बात करते हैं। मैं तो इस थॉट पे सोच रहा हूं कि अखिलेश यादव ने ये कहा तो क्यों कहा होगा। आपका कुंभ जाने का मन कर रहा है, मैं आपको एक छोटी जानकारी आप कुंभ जाना चाह रहे हो, मेरे परिवार के लोग कुंभ जाना चाहते हैं। मेरे फादर ने कहा मुझे कुंभ जाना है, जरा देखो कैसे जाएंगे। कोई इस वजह से थोड़े कि भाई योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है इसलिए कुंभ आया तो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अरे 12 साल बाद कुंभ आया है, पूर्ण कुंभ 144 साल के बाद आया। लोग उस आस्था की वजह से जाना चाह रहे हैं।
आप अगर ये कहते हो आपको प्रॉब्लम है कि सरकार झूठ बोल रही है, इतने करोड़ लोग नहीं आए, अरे तो भाई आपका सवाल किस पे? आपका सवाल लोगों की आस्था पे है। अरे ऐसे थोड़ी लोग कोई उमड़े जा रहे हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी लोगों का इतना मन कर रहा है। सौरभ जी, इसमें एक चीज जोड़ देना चाहता हूं, कुंभ पहले हरिद्वार में भी लगा था और जगह भी लगा था। जिस प्रकार से कुंभ के बारे में जानकारियां इस प्रकार दी गई हैं, सामान्य हिंदू, हर व्यक्ति, यंग बच्चा, मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूं, मेरे बड़े बेटे ने कहा आकर के, मैं तो मानता हूं उनकी नई पीढ़ी जो है वो कहा पापा मुझे कुंभ जाना है, और मैं आप व्यवस्था मत कीजिएगा, हम टेंट में चले जाएंगे, कहीं भी रह लेंगे, हम रेड बस से चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं तो फरवरी दिल्ली के चुनाव के पश्चात सोचा था कि सारे लोगों को माँ को भी लेकर के जाएंगे। मुझे लगा कि जब इस बच्चे में, और उसके कई दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बच्चे, लोगों ने कहा नई पीढ़ी के बच्चे हैं, मैनेजमेंट के बच्चे हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, हमने पूछा क्यों जाना चाहते हो? कहा कुछ ऐसा है, विराट कोहली अभी नीम करोली बाबा के यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, इनके जो आइकन्स हैं उनको देखता है, कहता है नहीं कुछ न कुछ आध्यात्मिक चेतना, संवेदना तो होगी, हम जरा देखने जाना चाहते हैं। अच्छा, तब मैंने कहा कि भाई तो फिर हम सभी चले जाते हैं। लोकसभा इलेक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने पहले भी शायद एक बार प्रोग्राम में कही है। ये लोकसभा इलेक्शन से पहले ट्विटर पर एक अकाउंट है, नाम नहीं लेता, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मिलियन से ऊपर हैं। उसने एक बात कही, लिखी, और मुझे स्ट्राइक की कि बात तो ये ठीक कह रहा है, ये भी तरीका हो सकता है एनालाइज करने का। भी हम लोग अनुमान लगाते हैं, हम थोड़े एक दिन में जाकर के 2000 लोगों से बात कर रहे हैं, आप 4 लोगों से ही बात करते हो, एक अनुमान लेते हो सोसाइटी में, समाज में क्या चीज चल रही है। ऐसे इलेक्शन में सर्वे वाले भी यही काम करते हैं। तो उसने ये कहा कि गदर पिक्चर रिलीज हुई इलेक्शन से पहले, गदर पिक्चर रिलीज हुई, टिकटें नहीं मिल रही हॉल में, और अंदर लोग जो है भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं। बोला अगर ये हाल है तो मोदी कहीं नहीं जा रहा। उसने एक पिक्चर के रिव्यू से अपना आकलन किया कि मोदी कहीं नहीं जा रहा, मतलब देश में अभी राष्ट्रवाद उबाल पर है, और वो बात सही साबित हुई। ऐसे ही क्या महाकुंभ कोई बैरोमीटर है? जो बात ये कह रहे हैं कि बच्चों में भी, यंगस्टर्स में भी क्रेज है अगर, तो क्या ये आपको कुछ पॉलिटिकल डायरेक्शन भी बता रहा है? देखिए, महाकुंभ बैरोमीटर है एक बात। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि मंदिर से, इस तरह के गंगा स्नान से रोजगार कहां है, विकास कहां है, उनको आईना दिखा रहा है। दुनिया में कहीं इस तरह से, जैसे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा इस बार के महाकुंभ। बिल्कुल। और उसके लिए आप कुछ मत करिए, आप उस शहर में चले जाइए। उस शहर में नहीं जा रहे हैं, जरा अपने आसपास के पूछिए, जो ट्रेवल एजेंट है उनका इस वक्त क्या हाल है, वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जरा किसी से कहिए कि एक रात के लिए कुंभ में कोई टेंट बुक करा दे। किसी होटल वाले से पूछ लीजिए कि क्या स्थिति है वहां, छोटे से कमरे की 10,000 पर डे का है। भैया आप वहां से जाएंगे तो टूर गाइड, हॉस्पिटैलिटी, ये आपको एक बैरोमीटर देता है। और वहां पर जिस तरह से चीजें बदली हैं, मतलब मैं सच कह रहा हूं, मैं तो चूंकि अभी 3 दिन वहां रह के ही आया, उस शहर में इस वक्त आप जाइए, उत्तर प्रदेश का 76वां जो महाकुंभ नगर है, ये आदर्श हिंदू विकास का प्रतीक है। कई बार ये लोग खूब फैलाते हैं, कह रहे हिंदू आइडियोलॉजी में इकोनॉमिक्स कहां है? तो भाई हिंदू आइडियोलॉजी में जो इकोनॉमिक्स है वो टेम्पल इकोनॉमी है, वो रिवर इकोनॉमी है, वो कल्चर इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी इसके इर्द गिर्द है, और वो सीधे कन्वर्ट। और जो लोग कुंभ जा रहे हैं उनमें से बहुत से लोग उसको कंबाइन कर रहे हैं अयोध्या से। कुंभ हुआ है, फिर उसके बाद अयोध्या भी जा रहे हैं, अयोध्या, साथ साथ बनारस। आप इजाजत दें, मैं आंकड़ा पढ़ दूं? मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं सौरभ। तो मेरा सवाल ये था सर, क्या ये आपको कोई सामाजिक या पॉलिटिकल डायरेक्शन भी, हवा भी बता रहा है? सामाजिक पॉलिटिकल डायरेक्शन, धार्मिक के अलावा इसमें डिजिटल दुनिया भी जुड़ी हुई है इस कुंभ के अंदर। इस कुंभ के अंदर इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है। कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं? पाकिस्तान से 2 गुना, अमेरिका की आबादी से ज्यादा, रूस से 3 गुना। इसमें कमाई का अनुमान जो बताया जा रहा है वो आईपीएल से 10 गुना, आईपीएल से 10 गुना। आपको पता है स्वर्ण मंदिर में जितना चावल चढ़ता है एक दिन के अंदर भंडारे के अंदर, या जो आप प्रसाद खाते हैं प्रसादी, उसमें उससे 110 गुना ज्यादा चावल कुंभ के अंदर रोज भंडारों के अंदर इस्तेमाल होगा।
आप उसकी भव्यता का अंदाजा लगाइए। गूगल ने पहली बार किसी टेम्परेरी सिटी को नेविगेशन मैप के पर लिया अंदर है, शामिल लिया है, किया है। बिल्कुल। आप चैट बॉट के अंदर आप जाएंगे, गूगल टाइप करेंगे, आपको 13, 14, 15 भाषाओं में जितनी भी हमारी बड़ी लैंग्वेजेस हैं भारत की, उन सब में आपको जो जानकारी चाहिएगी अवेलेबल होगी। देखिए सौरभ, अच्छा, ये सब खाते में तो योगी के जुड़ रहा है नहीं? जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है, लेकिन देश में जो मनोदशा बदल रही है उसके खाते में भी जुड़ता है। मैं अयोध्या की आपको बताऊं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे हुए हैं अभी हाल ही के दिनों में। एक डाटा वहां से निकलकर सामने आया कि 13 करोड़ लोगों ने भगवान श्री रामलला के दर्शन किए हैं और 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है उस 1 साल के दौरान। किसमें? खाने में, पीने में, ऑटो में, प्रसाद में, कार में, घूमने में, फिरने में, चीजों को देखने में। आप सोचिए, अयोध्या, मतलब मैं तो अयोध्या 92 से जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता था शापित सिटी है। अखिलेश कह रहे हैं कि मैं क्या शापित सिटी। अखिलेश कह रहे हैं क्या बदल गया अयोध्या में? सारे टेंडर बीजेपी वालों को क्यों मिल रहे हैं? मैं बनाऊंगा वर्ल्ड क्लास सिटी। नहीं, वो ईश्वर करे वो भी बनाया, अवसर मिला था, क्यों नहीं बनाया? शापित की शापित रह गई थी। और जो आंकड़ा था, 3 दिनों में 10 लाख लोग अयोध्या चले गए, 3 दिनों में 7,41,000 काशी चले गए और 3 दिनों में 5 लाख लोग विंध्यवासिनी धाम चले गए मिर्जापुर, 1 लाख लोग नैमिषारण्य चले गए। अब आप कल्पना कीजिए कि इस वक्त यूपी की इकोनॉमी, और मैंने 2010 में जब उच्च न्यायालय का निर्णय आया था तब ये कहा था कि अगर आप अपने माँ बाप या आराध्य को दरिद्र रखते हैं तो आप सुखी संपन्न समृद्ध नहीं हो सकते, और राम को इस तरह से रखना, दरिद्र रखना है अपने आराध्य को। आज आप कल्पना कीजिए ये पूरी इकोनॉमी कैसे मूव कर रही है। महाकुंभ एक जगह है, जो आ रहा है वो पूछता है भैया महाकुंभ प्रयागराज से कितनी दूरी काशी की, प्रयागराज से कितनी दूरी मिर्जापुर की, प्रयागराज से कितनी दूरी अयोध्या की, अयोध्या से कितनी दूरी नैमिषारण्य की। वो बना के टूर पैकेज आ रहा है, उसको कोई नहीं चाहिए वो पीसा की मीनार और मतलब दुनिया का कोई आश्चर्य उसको नहीं देखना, क्योंकि उसको अपने सामने जो आध्यात्मिक सुख मिल रहा है वो सबसे बड़ा है। और बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा, जो नरेंद्र मोदी ने जिस एक कहे कि जिसको एक बेस बहुत शानदार तरीके से तैयार किया, इमारत खड़ी की, उसको बढ़िया से सजाकर योगी आदित्यनाथ ने सबके सामने रख दिया और बिना किसी बहस के। और योगी जी चीजों को बेचना जानते हैं। उनकी जो वो कैपेसिटी है ना, एज ए लीडर जैसे मोदी जी ने, आप घोड़ों का आपने देखा है जो कच्छ का रणोत्सव होता है, रणोत्सव कैसे उन्होंने बिल्ड किया उसको, कैसे उन्होंने बिल्ड किया। और मैं कम से कम योगी जी की एक बात देखूंगा कि सनातन से जुड़ी हुई परंपराओं और आस्थाओं को उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से मार्केट किया है और लोगों तक पहुंचाया है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? उत्सुकता बढ़ाना। उस उत्सुकता को उन्होंने बढ़ाया है। संभल के बारे में कौन जानता था सौरभ? सोचिए, आज 1 साल पहले आप और मैं क्या संभल डिस्कस कर रहे होते? क्या हमको इस तरह की जानकारी संभल के बारे में? लोग संभल को अपना तीर्थ मानने लगे, लोगों को पता नहीं था। मैं थोड़ा सा एक शब्द पर, इसे मार्केटिंग मत कहिए। ठीक है, मान लिया मैंने। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मार्केटिंग में एक कृत्रिमता होती है। पर सर ये मैनेजमेंट का टर्म है। जेन्युइनली ये पता है, ये हृदय से निकल रहा है। कोई प्रधानमंत्री त्रिपुंड लगा करके और 11 दिन तक उपवास करे, ये एक बार तो हो सकता है। यदि वो प्रधानमंत्री हर बार और हर ऐसी चीज में भारत के तीर्थों की और साधना भूमि पर जाकर के खड़ा रहता है, तो वो मार्केटिंग नहीं है। और जो हम लोगों ने, जब हर्षवर्धन ने, हम दोनों अयोध्या में उस समय थे ही, हम देखते थे कि जा रहे हैं, पता लगा योगी जी आ रहे हैं। हर दूसरा दिन, तीसरा दिन वहां की क्या स्थिति चल रही है, एक मुख्यमंत्री आकर के सुपरविजन के लिए वो अपना मुख्यालय छोड़ करके आ रहा है। इससे होता क्या है कि समाज के अंदर चेतना जो जागती है, वो उसका लेवल अलग है। वो यहां से होता है। मेला तो ऐसे भी हर साल आयोजित कर, ये मेला नहीं, एक आध्यात्म का एक अद्भुत जीवंत जो है। आप अब इसका असर सब मिल्कीपुर में, मैं थोड़ा सा, मैं शायद उस टर्म में समझा रहा था, प्योर पॉलिटिक्स पे आ जाऊं। इस सब का असर मिल्कीपुर के तो चुनाव पर दिखाई देगा। आप सब ने कहा कि एक तरीके से उकसा रहे थे, या जब वो अवधेश जी को अपने बगल में बैठाते थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो सांसद बन गए थे अयोध्या से, बीजेपी जो सीट हारी, एक तरीके से चढ़ाना था लोगों को लगा। वो जब उनको कहा कि एक अयोध्या के राजा हैं, अखिलेश यादव ने कहा था ना अयोध्या के राजा, बिल्कुल, तो राहुल गांधी ने भी ऐसा कुछ बाद में कहा था। अब इस वक्त जो है बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दे दिया है, इस बार थोड़ा जाति का ख्याल भी रखा है।
उसी समाज से कैंडिडेट जाति दिया है का जो ख्याल पहले भी समाजवादी था। पार्टी ने जाति दिया। का ख्याल पहले भी था। उस सीट को जब तक वो रिजर्वेशन में नहीं गई, डिलिमिटेशन में जब तक मिल्कीपुर सामान्य रही, वहां ब्राह्मण बहुल रहा या यादव, ब्राह्मण या यादव की ताकत रही। वहां से मित्रसेन सीपीआई से भी जीत जाते हैं, मित्रसेन समाजवादी पार्टी से भी जीत जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मथुरा प्रसाद तिवारी और एक तरह से ब्राह्मण प्रत्याशी जीते हैं। जब रिजर्व हो गई तब ये स्थितियां बदली। अब वहां पर चूंकि सबको लगता है कि पासवान सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां ब्राह्मण बहुल सीट है वो, और ब्राह्मणों के साथ जब 60,000 राजपूत और वैश्य को जोड़ दें तो वो संख्या बहुत डिसाइसिव हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत सकती। बाबा गोरखनाथ 2017 में जीते, लेकिन एक आरोप है, मैं नहीं जानता हूं कितना सच है, लेकिन उनके ऊपर आरोप है कि उनको लगा कि अगर अवधेश प्रसाद जीत के चले जाएं लोकसभा तो हम फिर से विधायक बन जाएंगे। ये वहां जनरल परसेप्शन है। और ये जब हारे और मिल्कीपुर की जो बात कही जाती है ना, मिल्कीपुर सरसी, फिर अवधेश जी ने अपने बेटे को लड़ा दिया। अब वहां पर एक बात बार बार कही जा रही थी, और मेरी जितने लोगों से मिल्कीपुर में बात हुई वो कह रहे थे अगर बाबा गोरखनाथ के कोई और प्रत्याशी हुआ उनके अलावा, क्योंकि ये जो सवर्णों का है मत प्रतिशत, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन तो संविधान में अगड़ा पिछड़ा तो बोलना पड़ता है हम लोगों को, वरना जातीय आधार पे ये बहस ना हो। वो सारा वोट अगर जुड़ गया, और जो चंद्रभानु पासवान हैं, चूंकि और जो लोग थे उनको टिकट नहीं दिया, तो भाजपा ने बहुत कमाल का काम किया है कि बाबा गोरखनाथ जो जीते थे और फिर बहुत कम अंतर से हारे थे, उनसे वो हटे और उसी समाज के प्रत्याशी को उन्होंने टिकट उतार सही दिया है। बिल्कुल, बहुत शानदार टिकट बीजेपी, आप बीजेपी निकाल लीजिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव भाई, जीतेगा। योगी जी और ने एक और मैं याद दिलाऊं, मिल्कीपुर जब उपचुनाव होना था 10 सीटों पर, तो सबसे पहली सभा, पहला कार्यकर्ता सम्मेलन योगी आदित्यनाथ ने किया था वहीं, और तब भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक मुख्यमंत्री है जो उपचुनाव के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहा है। लगा रखी है। जो और जैसे मैंने कहा, अखिलेश ने कह दिया अब तो ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है। जो सामाजिक समीकरण है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें अखिलेश यादव को आज के दिन में जीतने की संभावना है। देखिए, जिस पास अभी तो जीता है। नहीं, जीता है उन्होंने, बिल्कुल सही आपने कहा है, लेकिन आज के दिन में जैसा कि अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि यदि सवर्ण की मैं बात, सवर्ण और अगड़े पिछड़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अखिलेश यादव का एक बड़ा वोट बैंक है, वो जो 25,000 के आसपास का मुस्लिम वोट बैंक है वहाँ पे, वो एक उनके साथ कंसोलिडेटेड है। यादव का वोट बैंक है, वो उनके साथ कंसोलिडेटेड है। पासी का जो 55,000 60,000 का वोट बैंक है, आज के दिन में वो डिवाइडेड रहेगा। और बाकी जितने वोट बैंक है वो फ्लक्चुएटिंग वोट बैंक है, जिसमें एक हिस्सा जैसे उनके पास यादव का है और मुसलमानों का है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के बाद एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक ठीक है। अब उसमें यदि अयोध्या, कुंभ, ये जो समाज आ जाता है, तो अगर फिर ये सीट आपको बीजेपी लगता है- जीत गई तो पूरे 10 उपचुनाव का स्कोर हो जाएगा 8-2। 8-2। अब यहां से सोचिए 2027, वैसे 18,084 वोटर दिए। ये एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए जिसमें 84 वोट बैंक 18,084 प्लीज। नहीं 84 वोट बैंक है। नहीं, दीपक जी अच्छा, आते ही लेकिन कहा कि देखिए हमने पहली बार अपना रिसर्च किया है, यहाँ 84 अभी 14,000 15,000 लोग हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप जाने अनजाने स्लोगन बोल गए। क्या? आपने कहा कि 10 सीटों का परिणाम हो जाएगा, तो हो जाएगा 8-2। प्रतिशत में हम लोग बात करते हैं ना भाई, चुनाव आ रहा है तो 80-20 हो जाएगा। अरे अब आप योगी जी 80-20 अरे बताइए यार। 80-20 नहीं हुआ, 8-80%, वो तो ठीक 2-20%, तो 80-20 हो जाएगा। मतलब आप जो उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति है वो दिखने लगेगी। फिर 80-20 पर आ गए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं प्रतिशत, मैंने तो कुछ और कहा नहीं। 80-20 प्रतिशत में 80 फिर 20 ये आ जाएगा। ये 80-20 यदि हो जाता है ना, तभी इस देश का कल्याण का रास्ता निकलता है। और ये तो पता नहीं सर। नहीं, मैं देखिए, जैसे होता है ना, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। ये वो क्षण आया है जब दाएं बाएं चलने की बात नहीं है। ठीक है। कुरुक्षेत्र में तो पांडव और दोनों के बीच में नो नोटा तय होना, नो नोटा प्रोफेसर साहब ने कहा नो नोटा। आप या तो इधर हैं हाँ, या उधर हैं, और सबने ये मुझे लगता है धर्म क्षेत्र में हम खड़े हैं कर ही भाई, लिया है। धर्म अभी क्षेत्र कांग्रेस वाली जो कुरुक्षेत्र में खबर खड़े आपने बताई है वो भी खुलकर उन्होंने कर ही लिया ना। अगर वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर हमने पार्टी कल बनने उस जा पर रहे लंबी हैं। बात की थी कि, और वो ये दिखाता है बड़ी कि खबर है, इस पर भी हम समाजवादी प्रोग्राम पार्टी- करेंगे। बड़ी बात है ये। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों किस तरफ जा रहे हैं, खुलकर कांग्रेस पार्टी ने इस प्लेसेस ऑफ narrative में वर्शिप वो एक्ट समझ आता है। का बचाव किया है अगर, तो ये बता रहा है कि पार्टी ने अपनी जगह चुन तो पहले ली थी, डिक्लेयर कर दिया कि हम यहाँ खड़े हैं। देखिए, अब आप बाकी- कांग्रेस सर, समय नहीं है मेरे पास। कांग्रेस पार्टी बहुत
ये सुनिश्चित कर चुकी है यदि वो अपने बल पर उत्तर प्रदेश में नहीं खड़ी होती है तो भारत की राजनीति के केंद्र में वो खड़ी हो ही नहीं सकती है। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ लड़ना उसकी मजबूरी है, उसकी राजनीतिक जरूरत भी है उसको। नहीं सर, यहाँ मामला मुस्लिम वोट वाला है। मुस्लिम वोट नहीं तो उसमें तो लड़ेगा तभी तो मुस्लिम वोट वो बड़ा खड़ा क्लियर कर होगा। दिया कि उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है, ऐसा बिल्कुल साफ साफ लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एनीवे, इस पर एक प्रोग्राम करेंगे हम लोग अलग से। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, प्रोग्राम में आप आए, बहुत धन्यवाद आपका। दीपक जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रोफेसर बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम में आने के लिए। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।